नेशन में हूं आपके साथ अंशिका और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुरी में आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। उससे पहले अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई और रथ यात्रा की यहां पर शुरुआत भी हो गई है। और आप देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने। आज से रथ यात्रा का शुभारंभ होगा, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ मौसी के घर पर जाएंगे। गुंडीचा मंदिर उनकी रथ यात्रा पहुंचेगी, जहां पर वो 7 दिन तक विश्राम करेंगे और उसके बाद उनकी एक बार फिर से यात्रा वापस लौट आएगी। और तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, किस तरीके से पारंपरिक नृत्य भी यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किया, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस बीच भक्तों की भारी भीड़ लगातार पुरी पहुंच रही है और हर कोई रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बेताब नजर आ रहा है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश विदेश से श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपके सामने आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार के साथ आरती की, पूजा अर्चना में शामिल हुए। दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आज सुबह जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और रथ यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने यहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने सोने की झाड़ू से रास्ते को साफ कर यात्रा की जो फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा किया। और 2 तस्वीरें ये बताने के लिए किस तरीके से नेता भी जो हैं वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में आज से जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। ये रथ यात्रा पुरी में 9 दिनों तक चलेगी। विश्व प्रसिद्ध इस रथ यात्रा के लिए पुरी में देश विदेश से लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे हैं, जो भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भी जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए और सुबह सुबह परिवार के साथ भगवान की आरती की। दिल्ली, लखनऊ और काशी समेत देश के कई और शहरों में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। और चलिए इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राहुल गांधी की आज मुंबई के कोर्ट में पेशी होने वाली है। आरएसएस मानहानि मामले में ये पेशी होगी और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर। अब से कुछ देर बाद मुंबई पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। आपको बताते कि गौरी लंकेश मर्डर केस में आरएसएस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद मानहानि का केस उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था और इसी केस के सिलसिले में मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में आज उनकी पेशी होने वाली है। अब से कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां से वो सीधे एयरपोर्ट से कोर्ट पहुंचेंगे। राहुल गांधी मुंबई पहुंचने वाले हैं। संघ के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था और इसी मामले में उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। आरएसएस मानहानि केस में आज राहुल गांधी मुंबई की एक अदालत में पेश हो सकते हैं। राहुल गांधी पर गौरी लंकेश मर्डर केस में संघ का नाम लेने का आरोप है। आपको बता दें कि पत्रकार गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जाता है और हमला किया जाता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। यही वो खत है जिसने काफी हद तक तस्दीक कर दी थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़कर रहेंगे। इस खत में राहुल गांधी ने साफ लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते 2019 आम चुनाव में हुई हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पार्टी के लिए जरूरी है कि नतीजों की जवाबदेही तय की जाए और इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी को दोबारा खड़ा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और 2019 की हार के लिए बहुत से और लोग भी जवाबदेह हैं, लेकिन मैं दूसरों की जवाबदेही तय करूँ और अपनी कबूल ना करूँ, यह अन्याय होगा। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि राहुल पद छोड़ने पर आमादा है? इसका एक इशारा संसद के बाहर पत्रकारों और राहुल गांधी की बातचीत से भी मिला। राहुल से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उनकी क्या राय है, तो राहुल ने जवाब दिया, मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूँ। राहुल से दूसरा सवाल पूछा गया, नया पार्टी अध्यक्ष कौन होगा? इस पर राहुल गांधी का जवाब था, मुझे क्या पता, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि चुनावी हार के लिए वो खुद को जिम्मेदार और जवाबदेह मानते हैं।
इस बीच एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कुछ ही लोगों में ऐसा करने की हिम्मत होती है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के फैसले का दिल से सम्मान करती हूं, कुछ ही लोगों में ऐसा करने की हिम्मत होती है जो राहुल गांधी ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद ये बात कही है कि उनके फैसले का वो दिल से सम्मान करती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को कई दिनों से मनाने की कोशिशें चल रही थी। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो थे वो भी उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम रहे और आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही साथ एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया। साथ ही ट्विटर पर भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से अपने आप को सांसद बताया है। राहुल गांधी का इस्तीफा देने के बाद लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इस पर सबसे तल्ख टिप्पणी की है स्मृति ईरानी ने, जिन्होंने राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद जय श्री राम का नारा दिया। जब स्मृति ईरानी संसद से बाहर निकली तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। सवाल एक ही था, राहुल के इस्तीफे पर आप क्या कहना चाहती हैं? सुनिए हाजिर जवाब स्मृति का, ये तंज भरा जवाब। सीट भी गई, लोकसभा सीट भी गई, अध्यक्ष भी गई, अब क्या क्या जाए? आगे चलिए जी, जय श्री राम। बीजेपी नेताओं ने तंज कसे तो कांग्रेसी बैकफुट पर थे। अलग अलग दलीलों के साथ राहुल के इस्तीफे के मायने समझाए गए। मैं तो एज ए कांग्रेस वर्कर मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, आज देश के लिए फिर से एक आज़ादी की लड़ाई का समय है और उस पर वो खड़े हो सकते हैं, जहां तक मेरा विश्वास है। राहुल के इस्तीफे पर सियासत होती रहेगी, लेकिन जवाबदेही के आधार पर इस्तीफा देकर राहुल ने एक अच्छी सियासी परंपरा को आगे जरूर बढ़ाया। और आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। पहले इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में इसे रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। इसके बाद सर्वे राज्यसभा में भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि हर साल बजट पेश करने के एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें देश के विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वे के दस्तावेज वित्त मंत्रालय को मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं अमेरिका के केंटकी शहर की तस्वीरें, जहां पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अमेरिका के केंटकी शहर में आग से तबाही का मंजर सामने आया। केंटकी में मौजूद एक वेयर हाउस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वेयर हाउस आग की चपेट में आ गया। आग के विकराल रूप को देखते हुए तुरंत आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया और एहतियातन बिजली सेवा को ठप कर दिया गया। काफी दूरी में फैला वेयर हाउस जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब के लुधियाना से, जहां पर एक बाइक में पेट्रोल भरते समय उसमें आग लग गई। लुधियाना के दुगरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पंप के कर्मचारी एक बाइक में पेट्रोल भर रहे थे कि तभी अचानक आग लग गई। पल भर में ही आग ने पूरी बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। आग की लपटों ने बाइक की ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक को भी अपनी चपेट में लिया। फौरन दोनों युवक बाइक छोड़कर दूर भागे। जिस समय बाइक में आग लगी उस वक्त पंप पर एक टैंकर भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि टैंकर में तेल भी था, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और दोनों बाइक सवार युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। राज्यसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि गुजरात से अमित शाह और स्मृति ईरानी की सीट जो है वो खाली हुई है, जिसके बाद यहाँ पर चुनाव होंगे। यही है वो बस जिसमें बैठकर कांग्रेस के 69 विधायक माउंट आबू को चले। सियासी हलकों में विधायकों के इस सफर को कांग्रेस का डर करार दिया गया। माना जा रहा है कि यूं विधायकों को माउंट आबू भेजे जाने के पीछे वजह किसी किस्म की क्रॉस वोटिंग को रोकना है। दरअसल गुजरात में 2 राज्यसभा सीट खाली हुई है। पहली अमित शाह के जाने से और दूसरी स्मृति ईरानी के जाने से इन दोनों सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने दोनों सीट के लिए अलग अलग वोटिंग का आदेश दिया है। ऐसे हालात में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है और कहीं अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसी आशंका को देखते हुए शायद गुजरात कांग्रेस ने विधायकों को एक छुट्टी तोहफे में दी है। और अगली खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां पर बच्चे मौत का स्टंट करते हुए नजर आए। यहां पर रेलवे ट्रैक से बच्चे नहर में छलांग लगाते हुए दिखे। 1
2, 3, 4, 5, 6। जिंदगी और मौत के बीच महज 6 सेकंड का फासला। सोचिए अगर ये ट्रेन 5 सेकंड में आ गई होती तो जिंदगी हाथों से रेत की तरह फिसल जाती। अब इसे मौत की छलांग नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां पखोवाल रोड के पास बने पुल से बच्चे नदी में छलांग लगा रहे हैं। स्टंटबाजी करते युवक करीब 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार ट्रेन को हाथ लगाने की कोशिश कर नहर में कूदते हैं। ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन इन बच्चों को तो स्टंटबाजी का शौक लगा है, लिहाजा इन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अब तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसे खतरनाक स्टंट कतई न करें। महाराष्ट्र में बारिश के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। अब तस्वीरें देखिए भिवंडी की, किस तरीके से बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश जमकर बरस रही है। मुंबई समेत कई इलाके पानी पानी है। बारिश में भिवंडी का हाल भी बुरा है। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिख रहा है। भिवंडी के शिलार इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले 4 दिनों से यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनकर लोगों पर टूट पड़ी है। पानी लोगों को घरों में भी चैन से नहीं रहने दे रहा। घर के अंदर 3 से 4 फीट तक का पानी घुस चुका है। ऐसे में लोगों ने ठेले को ही अपना आशियाना बना लिया है, क्योंकि घर के बाहर कमर तक पानी डेरा जमाए हुए है। बारिश लगातार हो रही है। आलम यह है कि कुछ इंच और बारिश के बाद ये ठेले भी डूब जाएंगे। बारिश से लोग सहमे हुए हैं। काम धंधा बंद पड़ा है। जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। मानसून की बारिश में यहाँ के नदी नाले भी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर जा चुका है। शिलार के अलावा मंडई, तीन बत्ती, भंडारी, खाड़ी पार की हालत बेहद ही खराब है। सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। बरसात ने ट्रैफिक की रफ्तार को भी थाम लिया है। मुंबई में खराब मौसम के बाद हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन लोग इस अलर्ट को नजरअंदाज करने के बाद मौज मस्ती करते हुए दिखे। मुंबई में बारिश ने पहले ही शहर को बेहाल कर रखा था कि अब मौसम विभाग ने हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया है। बुधवार को भी समंदर की लहरें उफान मार रही थी, लेकिन जैसे ही लहरें थोड़ी कम हुई, लोग बीच पर मस्ती करने पहुंच गए। समंदर किनारे लाउडस्पीकर के जरिए हाई टाइड से लोगों को अलर्ट भी किया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। फुल एंजॉय, फुल फन हो रहा है हमारे साथ। हाई टाइड जो है बहुत खतरनाक होता है यहाँ का, आपको पता है? जी पता, पर भोपाल वालों को खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, इसलिए भोपाल वाले मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे 5 मीटर तक का हाई टाइड का अलर्ट है। इसके अलावा शाम 6:30 बजे 2 मीटर के हाई टाइड का अलर्ट है। फिर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरसा। इस दौरान गर्मी से तो लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत मुसीबत से कम नजर नहीं आई। नहर में उफान पर पानी की धारा के बीच निकलने की कोशिश करता एक नौजवान और हो गया हादसा। नौजवान की गलती भारी पड़ गई। बाइक समेत नौजवान तेज धार में बह चला। वो तो वक्त रहते आसपास खड़े लोगों ने इस नौजवान को निकाला, वरना पानी की धार इस नौजवान का काल बन सकती थी। बैतूल में भी आसमान से बरसता पानी आफत का सबब बन गया। यहाँ अस्पताल के वार्ड तक के अंदर पानी भर गया। क्या डॉक्टर, क्या मरीज, क्या तीमारदार, हर कोई अस्पताल में जलभराव से 2-4 हो रहा था। ग्वालियर, शिवपुरी, देवास जैसे शहरों में भी आंधी पानी का असर नजर आया। शहरों की सड़कें मानो तालाब बन गई तो आंधी अपने साथ बर्बादी लेकर आई। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक बरसात होगी, यानी अभी लोगों को बरसात से राहत नहीं मिलेगी। मैदानी इलाकों के बाद अब मानसून पहाड़ों पर भी पहुंच गया है। शिमला में बारिश होने के बाद लोगों ने मौज मस्ती की। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के बीच पहाड़ों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल के शिमला में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी आशंका जाहिर की जा रही है। बारिश के चलते पारा 5 से 7 डिग्री तक गिर गया है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां पर लोगों में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं रह गया है। यहाँ पर सरेआम लोग हथियार लहराते हुए नजर आए। हाथों में बंदूक लहराते ये है कुशीनगर के मेहदिया गांव के पूर्व प्रधान। भाई से जमीन विवाद में आओ देखा ना ताऊ और भाई के घर वालों पर बंदूक तान दी। 2 नाली बंदूक दिखाकर भाई के घर वालों को डराने लगे। पिता ने जब बंदूक निकाली तो बेटा कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी चाकू निकाला और डराने धमकाने लगा। पूर्व प्रधान के घर की महिलाएं भी कम नहीं थी, वो भी अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर मारपीट पर उतारू थी। मारपीट और बंदूक के बल पर दबंगई काफी देर तक चलती रही, लेकिन कोई भी बीच बचाव की कोशिश के लिए आगे नहीं आया, बल्कि मारपीट देखने के लिए मजमा लगा रहा। पूर्व प्रधान का पूरा परिवार अपने भाई के घर की घेराबंदी करता रहा और भतीजे को चाकू मार दिया। फिलहाल दबंगई का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। दिल्ली में त्रिकाल गैंग का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। त्रिकाल गैंग की एक और वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दिल्ली पुलिस का नया सिरदर्द, दिल्ली वालों का नया खौफ। दिल्ली में आया नया गैंग। त्रिकाल गैंग ने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा है। चोरी की एक गुत्थी पुलिस सुलझाने की कोशिश करती, उतने में ये गैंग किसी और वारदात को अंजाम दे देता। सीसीटीवी में नजर आ रहे ये 3 लड़के त्रिकाल गैंग के ही बताए जा रहे हैं और इन्होंने पांडव नगर में रविवार तड़के एक व्यक्ति से 23,000 रुपए नकद, सोने की चेन, मोबाइल फोन और कार की चाबी लूटकर फरार हो गया। मंडावाली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। ऐसी वारदातों को दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अंजाम दिया गया।
और पुलिस के मुताबिक इन सब के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। फिलहाल पुलिस इनको तलाशने की कोशिश कर रही है और जब तक पुलिस के हाथ अपराधी नहीं लगते तब तक त्रिकाल यूं ही दिल्ली में अपराध की फैक्ट्री चलाता रहेगा। और अब देखिए सोशल मीडिया पर वायरल खबरें, वायरल कटुकट। दुनिया भर की फिल्म सेलिब्रिटीज के बीच बॉटल कैप चैलेंज वायरल हो रहा है। इस चैलेंज में किक मारकर बोतल पर लगा ढक्कन हटाना होता है। बॉलीवुड से अक्षय कुमार ने इस चैलेंज को पूरा किया तो हॉलीवुड के एक्शन स्टार जेसन स्टैथम ने भी बॉटल कैप चैलेंज का वीडियो शेयर किया। जाम्बिया का एक वीडियो आज दिन भर वायरल होता रहा। दरअसल कुछ सैलानी हाथियों के साथ फोटो खींच रहे थे। इसी बीच एक हाथी को गुस्सा आया और उसने सैलानी को सूंड मार दी। सूंड की मार पड़ते ही सैलानी सकपका गया। भारतीय रेलवे की बद इंतजामी बताता एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है जिसमें ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर पानी गिरता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि एसी वेंट से अचानक पानी निकलना शुरू हो गया जिसने मुसाफिरों को परेशान कर दिया। सागर का एक वीडियो भी लोगों को खूब पसंद आया। यहाँ एक थाने में डॉगी की देखभाल पुलिस वाले करते नजर आए। दरअसल जिस घर में सुल्तान नाम का डॉगी रहता था उस घर के सभी निवासी एक मर्डर केस में जेल चले गए जिसके बाद पुलिस वालों ने सुल्तान की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर नेपाली हाथियों का आतंक देखने को मिला और वन विभाग किस तरीके से पसीने छूटे इन हाथियों को काबू में करने में, देखिए। बरेली में इन दिनों नेपाल के हाथियों का आतंक है। हफ्ते भर के अंदर हाथियों ने एक किसान और एक वन कर्मी को मौत की घाट उतार दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण भी दहशत में है तो वहीं वन कर्मी की मौत पर वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने गजराज के आतंक से बचने के लिए हिदायत जारी की है और लोगों को जंगलों की ओर अकेले न जाने की हिदायत दी है। नेपाल के जंगलों से भटक कर ये हाथी बरेली और आसपास के इलाकों में दाखिल हुए हैं और ये फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ खबर कट में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।